बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन की थ्योरी के हवाले से देखना। पीछे तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिया जो हर्ट्ज ने हमें दिया, तो हमने उसके सारे टॉपिक्स, उसकी करैक्टरिस्टिक भी पढ़ ली, सैचुरेशन करंट क्या होता है, रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब जो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या काम किया था, इसने इसको एलेबोरेट किया और एक्सपेरिमेंटली हमें एक्सप्लेन किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में क्या है। तो इसने ना हमें क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के हवाले से एक्सप्लेन किया। तब क्वांटम थ्योरी कहते, क्वांटम कहते बहुत छोटी लेवल पे जाके ना किसी एटम को स्टडी करना, उसके इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना। वो कहते जो इसने क्या किया, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को यूज करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। अब इसने किस तरह एक्सप्लेन किया, इसने कहा कि जब भी कोई फोटोन आके इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक करेगा। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कोई भी आएगी लाइट, वो आके किसी भी जो मेटल है इसमें इलेक्ट्रॉन आएगी, इसके साथ टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा एनर्जी लेके। जो ये फोटोन आ रहा है ये टकराएगा और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके निकल जाएगा। हमने ये बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। लेकिन इसके मुताबिक दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है आइंस्टाइन के मुताबिक, या तो पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाए या कुछ भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ना हो। देखो जैसे ये मेटल पड़ा हुआ है, अब इधर आ रही है, मेटल में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कई फोटोन आके इधर टकराए, इधर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ना है, तो वो कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं हो। कोई इलेक्ट्रॉन आया है एग्जैक्ट उस पोजीशन पे जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो लेके इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे देगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, काइनेटिक एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी हुई ना, कि एक के होल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाए और वो निकल जाए, या तो कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ना हो। हमने जो बात करनी है वो पहली पॉसिबिलिटी पे करनी है कि एनर्जी ट्रांसफर हुई है इलेक्ट्रॉन को, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। देखो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ही इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो ये सारा हमें फर्स्ट जो पॉइंट है उससे पता चलता है। अब जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है ना, वो इलेक्ट्रॉन को दो काम करेगी। एक वो क्या काम करेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मेटल की सरफेस से निकालेगी। क्या करेगी, इसको निकालेगी ये मेटल की सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन। एक तो इसको आके जो एनर्जी है फोटोन की वो इसको निकालेगी, और दूसरा वो इसको काइनेटिक एनर्जी देगी कि तुम यहाँ से मूव कर जाओ, नहीं तो मेटल ने तुम्हें फिर पकड़ लेना है। ठीक है, वो इसको क्या कह रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दे रही हूँ। तो फोटोन ने क्या किया, एक तो इसको निकाला मेटल की सरफेस से, एक इसको जाने के लिए काइनेटिक एनर्जी दे दी। तो अगर हम पहले इस पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो हम कहेंगे इफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन देन कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी का क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सरफेस में से, ठीक है, मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज होगा। एंड कुछ पोर्शन जो होगा ना वो उसको काइनेटिक एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए वहां से। ठीक है, तो इफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन देन अ पोर्शन ऑफ एनर्जी विल यूज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड अ पोर्शन विल यूज टू गिव काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी आगे दो पॉसिबिलिटी, या तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस के ऊपर है, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस के अंदर है, उसके नीचे है। देखो ये मेटल की सरफेस है, या तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस के अंदर बिलो नीचे, या तो मेटल की सरफेस के ऊपर है। अब कोई लाइट आ रही है जो मेटल की सरफेस के अंदर है, इसके नीचे बिलो है, वो क्या आएगी, पहले तो क्या करेगी, इसको मेटल की सरफेस की जो नीचे है पहले उसको मेटल की सरफेस के ऊपर लेके आएगी, फिर इसको इससे बाहर निकालेगी, फिर इसको काइनेटिक एनर्जी देगी। तो इसने क्या किया, अपनी एनर्जी को, ये जो आ रही वेव, इसके फोटोन ने अपनी एनर्जी को तीन काम करने के लिए किया, यूज किया। पहले तो इसने इलेक्ट्रॉन आया, फोटोन आया, इसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी। पहला इसने काम क्या किया, इलेक्ट्रॉन को सरफेस के ऊपर लेके आया। दूसरा इसने काम किया कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस में से बाहर निकाला। तीसरा काम इसने किया कि इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले ही सरफेस पे है तो कोई भी वेव आएगी, वो फोटोन, उस वेव का फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से जब टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ इधर अपनी वो दो यूज चीजें करने के लिए अपनी एनर्जी यूज करेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन पहले सरफेस पे, उसको जरूरत ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लेके आए, तो वो क्या करेगा, सीधा आएगा, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग फोर्स इस मेटल से हटाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा। इसने दो काम किए और इसने
3 काम किए। जो बिलो दी सरफेस होगा उसको निकालने के लिए फोटोन को 3 काम करने होंगे, और जो अपर सरफेस पे प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फोटोन की एनर्जी 2 जगहों पे 2 काम करने के लिए यूज होगी। तो हमने वही बात लिखनी है, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिलो द सरफेस, तो एक को 3 चीजों में हमें करने के लिए एनर्जी दरकार होगी फोटोन की। एक तो टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन सरफेस, सरफेस पे लाने के लिए। दूसरा रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, सरफेस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तीसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन अगर सरफेस पे ही प्रेजेंट है तो क्या करेगा, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को सरफेस में से निकालेगा और उसको काइनेटिक एनर्जी देगा। अब हमने ये केस पढ़ना है कि ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है सरफेस से निकलने के लिए, इसको हम कहेंगे वर्क फंक्शन। ये क्या मिनिमम एनर्जी, ये जो ऊपर वाली एनर्जी है हम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकलने के लिए, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ये इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को सरफेस में से निकाल ले, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैटर सरफेस। मैटर सरफेस से उसको एलिमिनेट करने के लिए, इजेक्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। आगे वेव फंक्शन, अब हम वेव फंक्शन की जो मैंने पीछे डेफिनेशन बताई वही लिखते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड दी वर्क फंक्शन। इसको हम वर्क फंक्शन करेंगे क्योंकि फोटोन ने वर्क किया, उसको मेहनत लगी है उसकी, फोटोन की इलेक्ट्रॉन को मैटर की सरफेस से निकालने के लिए। तो एक तरह का उसने वर्क किया जिसको हमने कह दिया वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन है टोटल एनर्जी जो हमें पता है फोटोन की वो एचमी होती है। हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था कि टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एचमी। अब कुछ उसने वर्क फंक्शन यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगा दी, उसको हम कहेंगे एचम्यू नॉट। और कुछ एनर्जी उसने काइनेटिक एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को। तो टोटल एनर्जी जो है वो 2 चीज़ों का सम है, एक जो वर्क फंक्शन किया है और एक काइनेटिक एनर्जी जो दी है इलेक्ट्रॉन को। काइनेटिक एनर्जी क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसको देगा, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब देखो 1/mv² मैक्सिमम प्लस हमें पता है कि वर्क फंक्शन की क्या वैल्यू है, mu0 इज इक्वल टू एचमी। अब ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके नेगेटिव में आ जाएगा। 1/2mv वेलोसिटी हमारी इधर मैक्सिमम है इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। इतनी बात होगी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2mv², ये बटे में नहीं आएगा, इधर साथ ही आएगा mv², और वेलोसिटी हमारी क्या है, मैक्सिमम। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिटार्डिंग पोटेंशियल के। अब किस तरह, इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब मैंने रिटार्डिंग पोटेंशियल में बताया था कि हम जब प्लेट है कोई, जिधर कलेक्टर प्लेट, इसको हमने नेगेटिव चार्ज कर देना। जब हम इसको नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं जिनकी एनर्जी कम होती, इतने ताकतवर नहीं होते, वो पहले ही इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव चार्ज देख के जल्दी से मुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी होती है और वो थोड़े ताकतवर होते हैं, ठीक है। उनके पास पावर होती है कि वो इन बैरियर को तोड़े और आगे चले जाए। तो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो इस नेगेटिव चार्ज को भी, इस नेगेटिव चार्ज के अंदर से भी गुजर जाते हैं, ठीक है। वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो इन नेगेटिव चार्जेस से नहीं डरते। लेकिन कुछ जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है, बेचारे उधर ही डर जाते हैं और रुक जाते हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वेरी करता है मेटल टू मेटल। अगर सपोज मैंने इसको 1 वोल्ट दिया, जब मैंने इसको 1 वोल्ट इधर मैंने अप्लाई किया नेगेटिव चार्ज, जब मैंने इसको 1 वोल्ट नेगेटिव चार्ज दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो ताकतवर थे वो अंदर जा रहे थे और कुछ इलेक्ट्रॉन मुड़ के जा रहे थे। मैंने 2 वोल्ट दिया तो उससे भी कम इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब फिर गिने चुने इलेक्ट्रॉन सिर्फ अंदर जाने लगे जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी, मैक्सिमम थी, वो फिर जाने लगे और बाकी इलेक्ट्रॉन वापस जाना शुरू हो गए। अब जब मैंने 3 वोल्ट दिया, जब मैंने 3 वोल्ट नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं थी कि वो इस बैरियर को पास कर सके। अब हम क्या कर रहे हैं कि
इस वोल्टेज से काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे। देखें, हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो ही हमें पता चला कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, कितने वोल्ट पे वो रुके हैं। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया कि इस रिटार्डिंग पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रही है कि किस वोल्ट पे सारे इलेक्ट्रॉन रुक रहे, चाहे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन किस वोल्ट पे रुक रहा है। तो दोनों का क्या हुआ, एक रिलेशन बन रहा है ना। तो उस रिलेशन को हम लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो इज इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, ये हमें इस चीज ने बताया क्योंकि हम जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है उसी की वजह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा उतना ही हमें पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। देखो, जितनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए उसको रोकने के लिए। तो दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है ना। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ये जो PS है ना, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल है। वो किसके इक्वल है, 1/mv²। और इधर वेलोसिटी हमारी क्या, मैक्सिमम। ये वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये जो इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन का, ये हमें बता रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की। अगर इधर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी कम है कि वो 1 वोल्ट के रिटार्डिंग पोटेंशियल, 1 वोल्ट के स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुक जाते हैं, तो हमें पता चलता है इनकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इतनी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रुक गए। अब कुछ हम कोई ऐसा मेटल यूज़ कर रहे हैं जिसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी पे हैं कि इधर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो उनको रोक ही नहीं पा रहा। हमने इतना ज़्यादा 3 वोल्ट अप्लाई किया फिर वो रुके हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए 3 वोल्ट अप्लाई करना पड़ा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल है। ये हमारे पास 1/2mv² काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, उसकी वैल्यू है 1/2mv²। तो अब पीछे जो अभी हमने 1/2mv² है, इसकी जगह हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वही इधर हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू hv माइनस hv0। ठीक है, इसको भी हम आइंस्टाइन की इक्वेशन कह सकते हैं और इसको भी हम आइंस्टाइन की इक्वेशन कह सकते हैं। अब आइंस्टाइन ने ये जो सारी ऑब्जर्वेशन की, इससे इसने कॉन्क्लूजन क्या की, इसने क्या आखिर पे अख्ज़ किया इसे अपना, इसने कहा कि जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिसिटी की जो एमिशन है वो रुक जाएगी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही रुक जाएगा। तो ये तो हमें पीछे भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि अगर फ्रीक्वेंसी बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं पैदा होगी। और दूसरा इसने कहा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। इसने कहा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, because there is no link between the intensity of light and electron, intensity of light and electron की काइनेटिक एनर्जी में। इधर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने लिख लेना। सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल नॉट वेरीज। अब किस तरह, जैसे मैंने बात किया कि हमने इधर बात की है ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्ट है काइनेटिक एनर्जी के। अब देखो, जो कोई भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या करी, नंबर ऑफ फोटोन किसी सरफेस एरिया पे पर यूनिट एरिया पे इंक्रीज करी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकाल ली, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करी। देखो, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ही हमें ज्यादा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा इनको रोकने के लिए। लेकिन ये क्या कर रही है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा निकालती है, ये नहीं करती कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंक्रीज करती है। तो इसी वजह से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड नहीं कर रही इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं डिपेंड कर रहा। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करे। कितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही ज़्यादा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए उनको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन को। तो अगर वो काइनेटिक एनर्जी ही नहीं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं डिपेंड करेगा। तो ये थी आइंस्टाइन की कॉन्क्लूजन जो इसने की थी अपनी सारी एक्सपेरिमेंट से। अब ये ऊपर वाली जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कुछ इस तरह। इलेक्ट्रॉन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, एच वी ओवर ई माइनस एच म्यू नोट ओवर ई। अब कुछ इस तरह। अब ये जो इक्वेशन है हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मिलती जुलती है। हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कुछ इस तरह होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इधर माइनस सी भी हो सकता है, ठीक है, एम एक्स प्लस सी। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इस इक्वेशन से जो ग्राफ बनता है ना वो भी स्ट्रेट लाइन होता है। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ी होगी। ये ऐसी इक्वेशन है, इससे हमें ना बहुत सी इक्वेशन के ग्राफ बनाना बहुत ईजी हो जाते हैं। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में जो y और x होता है ना, ये दो एक्सिस के दरमियान हमारा ग्राफ होता है। जैसे ये इधर हमारे पास y वाला हिस्सा है और ये हमारा x है, x और y के दरमियान ग्राफ है और वो कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें शो होता है, ठीक है, कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो होता है। अब इधर जो थीटा बनता है ना उसको हम कहते हैं टेन। अगर उसका टेन लें यानी टेन थीटा लें तो वो हमारे पास आते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, आते ही स्लोप ऑफ ग्राफ। अब ये स्लोप है ना, इसको हम, ये जो m है ना इसको हम कहते हैं कि ये स्लोप ऑफ ग्राफ होती है, ये जो m है, ठीक है। और बाकी ये जो पीछे को ग्राफ जा रहा है इतना जो हिस्सा होगा, इतने वाला, एक ये इधर आके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है ये पॉइंट, इतना जो हिस्सा है ना इसको हम कहते हैं सी। इसको कहते हैं इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। सी को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये इक्वेशन इससे कैसे सिमिलर है, अगर हम ग्राफ बनाएं म्यू पे यानी फ्रीक्वेंसी पे और पोटेंशियल पे। अब ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों के दरमियान हम ग्राफ बना रहे हैं। तो एक्स हमारा कि एक्स एक्सिस में, इधर वी हमारा एक्स एक्सिस पे हो गया और ये जो वाई वाला है तो ये वाला हिस्सा आ गया। अब बाकी बचा का ये जो हमारा क्या होता है स्लोप ऑफ ग्राफ। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन किस तरह आती है मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसको कह देंगे थीटा, टेन थीटा हमारा किसके बराबर है, स्लोप ऑफ, जैसे इसका स्लोप ऑफ ग्राफ m है तो इसका क्या होगा h ओवर v, h ओवर e। अब इसका इंटरसेप्ट क्या था c, तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा h म्यू नोड ओवर e। इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इतना जो इंटरसेप्ट है h म्यू नोड ओवर e। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें क्यों आता है, हमने कहा था कि जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो जिस तरह फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, तो वो भी इंक्रीज करता जाएगा। तो अगर हम इस ग्राफ को बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रा करें तो एक हिस्सा हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ, इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका हम कहते हैं ये उसका इंटरसेप्ट है। तो ये था हमारा ग्राफ जो आइंस्टाइन की इक्वेशन से हमने ड्राइव किया। इजी सा ग्राफ है, आप लोगों ने अपने पेपर में इसको भी साथ ड्रा करना है, थोड़ा बड़ा करके ड्रा करना, प्रोमिनेंट करके इसको ड्रा करना है। अब इस नोड की वैल्यू हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास म्यू की वैल्यू, म्यू नोड की वैल्यू और स्टॉपिंग पोटेंशियल की तो हमें पता होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांक्स
कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।